Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is Sunita Diwan and today we are going to do the topic of para jumbles. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैरा जम्बल्स होते क्या हैं, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पैरा जम्बल्स होते क्या हैं, फिर हम उनके रूल्स को जानेंगे कि मीन्स किन किन कंडीशंस में हमें उनको फॉलो करना है, और फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले कि पैरा जम्बल्स होते क्या हैं। मीन्स अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देखने आए होंगे, क्योंकि पैरा जम्बल्स आपके SBI PO IBPS या फिर SSC CGL सब तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के अंडर पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है इसलिए क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होना ज़रूरी होता है। बट अगर आप थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ उनको फॉलो कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके 5 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहली बात कि पैरा जम्बल्स होते क्या हैं। सो आई थिंक अगर आपने 9th 10th 11th में इंग्लिश के पेपर्स दिए होंगे तो उनमें आपके जम्बल्ड वर्ड्स आते थे, राइट। तो वो जम्बल्ड वर्ड्स होते थे और उनसे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होते थे। तो वो था कि क्योंकि आप छोटे थे तो वो छोटे से वर्ड्स होते थे और वर्ड्स को फ्रेम करके आपको सेंटेंसेस बनाने होते थे। तो बट यहाँ पर पैरा जम्बल्स का मतलब होता है जम्बल्ड पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया होगा आपको ABCD ऑप्शंस में, उसमें कई बार 3 ऑप्शंस होते हैं, कई बार 5 भी होते हैं, कई बार 7 भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना अत्याचार होने वाला है अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं है तो। अगर समझ है तो आप इजीली कर लेंगे। और अब इसमें क्या होता है कि वो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आप उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो, एक पूरा पैराग्राफ बनाओ। तो अब पैरा बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि देखते ही एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ बस ये फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। ये मीन्स इतने भी छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं होते, थोड़े से लंबे सेंटेंसेस होते हैं और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम अगर देखें कि पैरा जम्बल्स क्या होते हैं, कि पैरा जम्बल्स में जिस तरह आपको सेंटेंसेस को उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। मीन्स जहाँ पर अगर आप बॉडी पार्ट्स की बात करें तो अगर आपको बोला जाए कि ये सर है, ये पैर है, ये हाथ है, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, आप इनको इनकी जगह पर अरेंज कर दो। तो वो तो आप कहेंगे बहुत इजी है, देखा और उठा के लगा दिया कि सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। बट अब ये तो सेंटेंसेस हैं, देखने में ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या होता है, इनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है पहली बार में, और फिर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो बहुत सिंपल से कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका ये इजीली हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात होती है कि आपको जैसे ही आप पैरा जम्बल्स करने लगें, क्योंकि टाइम कम होता है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, आपने क्या करना है, एक एक करके ऑप्शंस को रूल आउट करना है। रूल आउट कैसे करना है, सबसे पहले आपने सबसे पहला सेंटेंस ढूंढना है कि पहला सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है। तो ओपनिंग सेंटेंस के लिए अब आपके सामने ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। अब ये ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ऑल्सो है, अगेन है, बट है, देयरफॉर है, सो है, हाउएवर है। ये पूरी एक पूरा एक पैरा दिया हुआ, एक बहुत सारी लिस्ट है वर्ड्स की। अगर कोई भी सेंटेंस इनमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह के किसी भी सेंटेंस से स्टार्ट होने वाला जो आपका सेंटेंस है, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है वो ओपनिंग सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पैरा जम्बल्स को सबसे पहले मीन्स आप रूल आउट करते जाओ कि हाँ अगर बट से स्टार्ट हो रहा है तो मीन्स उससे पहले कुछ और बात होनी चाहिए। अगर कुछ सो से स्टार्ट हो रहा है तो इस मीन्स उससे पहले कोई और बात बोली है तभी इसलिए यूज़ हो रहा है। ये बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। मीन्स मोस्टली एक कनेक्टर्स होते हैं या फिर प्रेपोजिशंस होते हैं। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि अगर इनसे पहले अगर ये शुरुआत में स्टार्ट हो रहे हैं तो
वो सेंटेंस कम से कम आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। आप उनको रूल आउट करते जाओ कि कौन कौन से सेंटेंसेस आपको लग रहा है कि फर्स्ट नहीं। फर्स्ट सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो बाकी ईजी हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आ जाता है आइडेंटिफाई पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट, हिम, हर, ये सब होते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा किसी पर्सन, प्लेस, थिंग वगैरह की जगह पर यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप देख रहे हो कि 3-4 सेंटेंसेस जो हैं वो ही, शी या किसी चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, बट उनमें से कोई एक सेंटेंस है जो पूरे नाम से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपने देखना है कि जो सेंटेंस नाम से स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली वो प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस से पहले ही आएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी जगह पे किसी भी जगह पर अगर नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके बाद ही प्रोनाउन को यूज़ करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ही, शी या प्रोनाउन वाला सेंटेंस पहले अरेंज कर दें और नाउन वाला सेंटेंस आप उसके बाद ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। राइट, तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट आता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को चेक करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 ही होते हैं। तो अब इनके लिए भी सबसे पहले इनको नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर कहीं पर भी दिस, दैट, दीज, दोज यूज़ हो रहा है तो उससे पहले कोई ना कोई और नाउन वाला सेंटेंस होगा। तो वो आपको चेक करना है कि उसके बाद ही डिसाइड करना है कि वो उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि पैरा जंबल्स की एक बहन होती है, राइट, एक सगी बहन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पैरा जंबल्स नहीं आप कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब फोर्थ आ जाता है कंबाइनिंग इट विद लॉजिक। मींस अगर आप कुछ भी इनमें से कोई भी पॉइंट्स नहीं फॉलो करना चाहते तो आप कम से कम अपना लॉजिक यूज़ करें कि अगर ये चीज़ है तो ऐसे ये पहले होगी या बाद में होगी। आप मैच्योर स्टूडेंट्स हैं तो आप इतना भी समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एक्रोनिम अप्रोच। एक्रोनिम अप्रोच क्या होती है, फुल फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म। अब मीन्स अगर आपके पास दो एक सेंटेंस में किसी चीज़ की फुल फॉर्म यूज़ हुई है और बाकी के सेंटेंसेस में शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, मीन्स सपोज एक सेंटेंस जो है वो आपका डॉक्टर से स्टार्ट हो रहा है, राइट, फॉर एग्जाम्पल, और बाकी के सेंटेंसेस जो है वो डी आर डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसमें फुल फॉर्म यूज़ हो रही है वो सेंटेंस हमेशा पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म वाला सेंटेंस हमेशा उसके बाद आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये भी ध्यान रखना है, बस कुछ 6-7 चीज़ें हैं, आप याद रख लें कि ये चीज़ें होंगी तो वो सेंटेंसेस पहले आएंगे और वो वाले बाद में आएंगे, तो आप इसको कर लेंगे। उसके बाद टाइम सीक्वेंस अप्रोच आ जाती है कि टाइम सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं कि अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि कुछ अर्लियर दिया है कि अर्लियर इट यूज्ड टू बी लाइक दिस, तो आप उसको भी अगर हाँ एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कुछ दिया गया कि मॉर्निंग में कोई काम हुआ, फिर आफ्टरनून में हुआ, फिर इवनिंग में हुआ, फिर नाइट में हुआ, कुछ सेंटेंसेस इस तरह के भी हो सकते हैं। मींस पेपर में सेट करने वाले भी इस चीज़ का ध्यान पक्का रखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको हिंट्स मिलें। बस अब ये आपके ऊपर है कि आपने वो हिंट्स ढूंढने हैं। उसके बाद अब नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव अप्रोच आ जाती है। वही मैंने जैसे पहले बोला आपको कि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, और उसी तरह से एडजेक्टिव अगर कोई यूज़ हो रहा है तो वो भी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही यूज़ होगा, राइट, उससे पहले यूज़ नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस अप्रोच भी आपने ध्यान रखनी है। जो अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली में यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस अप्रोच ही है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस सबसे पहले ढूंढ लेना है, फिर आपको क्लोजिंग सेंटेंस। मीन्स एकदम से क्लोजिंग सेंटेंस समझ नहीं आएगा, आपको पहले बीच वाले सेंटेंसेस पता चलेंगे, धीरे धीरे आप एंड की तरफ बढ़ेंगे। अब ओपनिंग सेंटेंस का एक और भी हो सकता है कि आपको पता है, जैसे अगर कोई स्टोरी है तो जैसे वो वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट होती है, तो इसी तरह कोई भी पैराग्राफ है तो वो पहले अपना जो मेन टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, जो पहला सेंटेंस होगा उसमें उस टॉपिक या उस पर्सन की फुल फॉर्म, पूरा नाम होगा, उसके बाद कुछ कुछ होगा, राइट। और एक चीज़ और भी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर
जैसे किसी भी एक रूल की बात हो रही है, जैसे अभी 2021 वाले पेपर में हमने देखा था कि एक रूल की बात हो रही है, तो लाइक पहले सेंटेंस में एक नाम दिया हुआ था, फिर उसके बाद एक रूल, फिर उसी रूल के बारे में और बात करी जा रही है। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस बनाई थी। तो इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उसमें अभी मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड की हैं। एक में मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आपको, ये 5-6 दिन में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश की, और दूसरे में मैंने 2021 वाला जो पेपर अभी जनवरी में ही हुआ था उसको पूरा सॉल्व करवाया है। तो आप वो 2 वीडियोस भी चेक कर लें। तो उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल अप्रोच। अब आर्टिकल्स जो होते हैं अ, एन और द होते हैं, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि लाइक अगर अ और एन यूज हो रहे हैं तो उसका मतलब है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, राइट। मीन्स अ और एन वो जनरल स्टेटमेंट है। और अगर द यूज हो रहा है, द यूज होने का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक चीज को वो बताना चाहता है, जो भी राइटर है उस पैसेज उस पैराग्राफ का, राइट। और द यूज लाइक अगर किसी सेंटेंस में कोई एक नाउन यूज हुआ है तो उसके अगले सेंटेंस में द से स्टार्ट हो सकता है। मीन्स द से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि द से स्टार्ट हो रहा है तो ये रॉन्ग है। द से स्टार्ट हो सकता है, बट ध्यान रखना है आपको। अब और भी कुछ हैं, कुछ चीज़ें हैं, लाइक सम वर्ड्स विल बी रिपीटेड इन टू कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। लाइक पिछले वाले अगर पेपर की हम बात करें, जैसे रूल रूल वर्ड रिपीट हो रहा था, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी रिपीट सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ वन सेंटेंस इन द सेंटेंस दैट फॉलोज। सो हेंस इफ यू आर सीइंग एनी इम्पॉर्टेंट नॉट लाइक ही शी इट और इस तरह के वर्ड्स को आपको नहीं देखना, और देन चांसेस आर दैट दीज 2 सेंटेंसेस विल बी कॉन्जिक्यूटिव। लाइक अगर एक एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत हिंट आ जाएगा कि ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आपकी स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होती है। स्ट्रक्चर अप्रोच होती है कि लाइक आपको प्रीमाइज, कंक्लूजन, सपोर्ट, एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूएशन, इस सीक्वेंस को भी चेक करना है। प्रीमाइज क्या होता है कि मेन जो बात हो रही है, फिर लाइक कंक्लूजन क्या होता है कि प्रीमाइज होता है लाइक जैसे आपका मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का, वो चेक करना है आपने। कंक्लूजन जो है वो एंड में चला जाएगा। सपोर्ट करने के लिए जो भी सेंटेंसेस है वो बीच में आएंगे, एग्जाम्पल्स भी बीच में आएंगे, कंटिन्यूएशन भी बीच में आएगी। तो इस तरह से अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और फिर इस तरह से ही आपके पेपर में ये पूछा जाता है। लाइक आपको एक इस तरह 5 सेंटेंसेस हैं, और फिर इन 5 सेंटेंसेस के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो अभी हम ऑप्शंस को नहीं जा रहे, पहले हम एक बार सेंटेंसेस पे नज़र मार लेते हैं। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा डिस्ट्रॉइंग बट, अब पहला सेंटेंस देखो आपका बट से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ओपनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता। सो इन द एग्रेरियन, दूसरा सेंटेंस सो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अभी हम इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं, आगे बढ़ना है। लाइक हमें एक ही सेंटेंस पे एकदम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आना। हाउ डू यू बैटल विद योर एनिमी, ठीक है, क्वेश्चन से भी ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो अगला है द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी and depending upon the economic foundation that productive capacity is different in each case. So the idea is to destroy the enemy's productive capacity and depending upon the economic foundation that productive capacity is different in each case, right. उसके बाद FB है, 6 sentences are there. So with regard to defense, the purpose of the military is to defend the nation and be prepared to do battle with its enemy. So with regard to defense, लाइक अब हमें देखना है कि हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस है वो ए बी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें सी डी ई या एफ में से ही चेक करना है। तो अब इसमें सी वाले हमारे ऑप्शन में सी से कोई भी स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो सी को भी हम रूल आउट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि 2 सेंटेंसेस जो हैं वो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक 2 ऑप्शंस एफ से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 ऑप्शंस हमारे लाइक डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो
हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इज देयर कि अब हमें डी और एफ में से ही फर्स्ट सेंटेंस को निकालना है। तो डी है, जैसे कि आई सेड कि हाउ डू यू बैटल विद योर एनिमी, ठीक है। तो और एफ है हमारा विद रिगार्ड टू डिफेंस द पर्पस ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन एंड बी प्रिपेयर टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। सो आई थिंक कि डी से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि डी जो है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। और हम अगर डी ऑप्शन यहाँ पर अगर ऑप्शंस में जाते हैं, हम डी ऑप्शन पे जाते हैं अगर, तो उसमें बात डी एफ, तो एफ जो है वो उसका आंसर भी हो सकता है। बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस, अब हमने ए और बी ऑप्शन को बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकते, राइट। तो अब हमारे पास बचता है सी या डी में से एक ही आंसर होगा कोई भी। तो अब डी एफ वाला हम पहले चेक कर लेते हैं इसमें, और या फिर दूसरे में है डी ई। द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज डिफरेंट इन ईच केस। सो अब आपका ऑप्शन डी और एफ ही जा रहा है। लाइक डी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और एफ में उसका एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हाउ डू यू बैटल विद योर एनिमी। तो अब मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन हमारा थोड़ा सा सही जा सकता है। तो उसके बाद लाइक अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो डी एफ ई, ई फिर आ गया, एक आइडिया हो गया, फिर बी सो इन द एग्रेरियन एरा भी आ गया, फिर उसके बाद ए बट इन द इंडस्ट्रियल एरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स बट वाला आ गया, फिर सी आ गया नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा मीन्स इन्होंने ये कंक्लूजन निकाल दिया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़े से ट्रिक्स लगाने हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका द सिचुएशंस इन विच वायलेंस अकर्स एंड द नेचर ऑफ दैट वायलेंस टेंड्स टू बी क्लियरली defined at least in theory as in the proverbial Irishman's question, is this a private fight or can anyone join in? So the actual so वाला तो नहीं होगा हमारा ओपनिंग सेंटेंस, इसको बिल्कुल हम क्रॉस कर देते हैं। probably the only uncontrolled applications, probably वाले से भी नहीं होगा स्टार्ट। however binding the obligation to kill members of feuding families engaged in mutual massacre will be genuinely appalled if by some mischance a bystander or outsider is killed. So in this one we will see कि एक हमने किसको रूल आउट किया, सबसे पहले हमने बी को रूल आउट किया कि बी से हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर हमने सी वाला भी प्रोबेबली है और डी वाला जो है वो भी हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है। हाउएवर तो फिर बीच में ही आएगा या एंड में आएगा। सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन लाइक हमारा ओपनिंग सेंटेंस जो है वो ए वाला होना चाहिए। द सिचुएशंस इन विच वायलेंस अकर्स एंड द नेचर ऑफ दैट वायलेंस टेंड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड at least in theory as in the proverbial Irishman's question, is this a private fight or can anyone join in? सो हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा ए। और अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ए के बाद इन्होंने सी लिया है। लाइक अगर हम बी ऑप्शन पे जाते हैं तो प्रोबेबली द ओनली अनकंट्रोल्ड एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स आर दोज ऑफ सोशल सुपीरियर्स, ये जा सकता है। फिर डी ले लिया इन्होंने, हाउएवर वाला ले लिया, और फिर इन्होंने बी ले लिया कंक्लूजन सो। तो आपका इसमें आंसर होगा बी। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है एक और इसी तरह से अब दिया है मैंने आपको। तो लाइक अब इसको हम देख लेते हैं। अब इन दो क्वेश्चंस के लाइक क्वेश्चन 1 है विद दैट, ए पार्ट है विद दैट आई स्वेलोड द शैम्पू। विद दैट तो मीन्स बिल्कुल भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। द मैन शफल्ड अवे इनटू द बैक रीजन्स टू मेक अप अ प्रिस्क्रिप्शन एंड आफ्टर अ मोमेंट आई गॉट थ्रू ऑन द मैन अगर यूज हो रहा है तो वो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। मीन्स उससे पहले कोई और बात हुई होनी चाहिए, तभी हम द मैन यूज करेंगे, नहीं तो हम अ मैन ऐसा कुछ होता। Then while the pharmacist was wrapping up a 6-ounce bottle of the
अब देन से भी नहीं होगा ओपनिंग सेंटेंस। आई इंटेंडेड टू स्टेज अ शार्प गैस्ट्रिक अटैक एंड एंटरिंग एन ओल्ड फैशन फार्मेसी आई आस्क्ड फॉर अ पॉपुलर शैम्पू मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ ऑलिव ऑयल एंड फ्लेक्ड सोप। अब डी है जो वो एक प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो नाउन वाला कोई भी ऐसा डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस डी ही होगा। तो इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं लाइक जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ए और बी। तो अब हमें चेक करना है कि ए या बी में से कौन सा जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, लाइक फर्स्ट सेंटेंस अगर आपको समझ आ जाता है तो उसके बाद जो भी ऑप्शन उससे स्टार्ट हो रहे हैं आप उन्हीं पे फोकस रखें, बाकियों को बिल्कुल ध्यान भी मत दें। तो अब हमारा फर्स्ट है डी सी बी ए। डी के बाद सी आ सकता है क्या, हमें चेक करना है। Like I asked for a popular shampoo mixture consisting of olive oil and flaked soap. Then, while the pharmacist was wrapping up a 6-ounce bottle of the mixture, I groaned and inquired whether he could give me something for acute gastric cramp. ठीक है, ये जा सकता है, बट हमें दूसरे ऑप्शन को भी चेक करना है कि डी के बाद क्या ए हो सकता है। I intended to stage a sharp gastric attack and entering an old-fashioned pharmacy, I asked for a popular shampoo mixture consisting of olive oil and flaked soap. With that, I swallowed the shampoo and obtained the most realistic results almost on the spot. No, this cannot be there. Like you can say कि हमारा सी ऑप्शन जा सकता है डी के बाद, ए तो बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं, उससे रिलेट नहीं कर रहा। तो उसके बाद सी के बाद बी है, द मैन शफल्ड अवे इनटू द बैक रीजन्स टू मेक अप अ प्रेस्क्रिप्शन एंड आफ्टर अ मोमेंट आई गॉट थ्रू ऑन द शॉप टेलीफोन टू द कॉन्सुलेट इंटीमेटिंग माई लोकेशन. So with that, I swallowed the shampoo and obtained the most realistic results almost on the spot. So like this one is the option. आपका जो आंसर होगा वो होगा डी सी बी ए. यस, डी सी बी ए उल्टा जा रहा है पूरा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं. इफ आई कॉट इन द एक्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता. इफ से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता. अगला है द बेलिकोस स्पार्टन्स सेक्रीफाइस्ड ऑल द फाइनर थिंग्स इन लाइफ फॉर मिलिट्री एक्सपर्टीज. जा सकता है, लाइक एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट सेंटेंस, हमारा पहला फोकस होता है, पहला फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढ रहे होते हैं, राइट. आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये. दोज फॉर्चुनेट इनफ टू सर्वाइव बेबीहुड वर टेकन अवे फ्रॉम देयर मदर्स एट द एज. अब दोज की बात हो रही है, दोज तो मतलब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसके पहले कुछ और होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता. So this consisted mainly of beatings and deprivations of all kinds, like going around barefoot in winter and worse. इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अगले सेंटेंस पे जाते हैं. मेल चिल्ड्रन वर एग्जामिन्ड एट बर्थ बाय द सिटी काउंसिल एंड दोज डीम्ड टू वीक. आई थिंक हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो बी होगा, राइट, बिकॉज बी से वाले सेंटेंस में ही किसी एक नई चीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है. तो लेट अस सी, अब हमारे ऑप्शंस में जो हैं वो दो ऑप्शंस बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा बस हमें उन्हें देखना है, उसके बाद हमें समझ आ जाएगा. तो पहला ऑप्शन है बी ई सी डी ए, जो ए ऑप्शन है हमारा. तो बी के बाद हमारा है, इन्होंने दिया है ई, द बेलिको स्पार्टन सेक्रीफाइस्ड ऑल द फाइनर थिंग्स इन लाइफ फॉर मिलिट्री एक्सपर्टीज. मेल चिल्ड्रन वर एग्जामिन्ड एट बर्थ, हो सकता है, सीक्वेंस जा रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा सी आ जाता है, दोज फॉर्चुनेट इनफ टू सर्वाइव बेबीहुड वर, ये भी जा रहा है. और फिर डी है, दिस कंसिस्टेड मेनली ऑफ बीटिंग्स एंड डेप्रीवेशंस. एक बार हम सी वाले को दोबारा से देख लेते हैं पूरा, फिर हमें पता चलेगा. मदर्स एट द एज ऑफ 7 टू अंडरगो रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग, दिस कंसिस्टेड मेनली ऑफ बीटिंग्स एंड डेप्रीवेशंस. ओके, ए है फिर लास्ट वाला, इफ कॉट इन द एक्ट. ठीक है, अभी हम दूसरा ऑप्शन भी कंसीडर कर लेते हैं, बी वाला. इन्होंने बी के बाद सी दिया है, द बेलिको स्पार्टन सेक्रीफाइस्ड ऑल द फाइनर थिंग्स इन लाइफ फॉर मिलिट्री एक्सपर्टीज. दोज फॉर्चुनेट इनफ टू सर्वाइव बेबीहुड, नहीं, ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा. बस अभी इसी से ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर है ए, ऑप्शन ए. तो बस आई थिंक इतनी
प्रैक्टिस करने के बाद आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से पैरा जंबल्स करने हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बाकी के जितने भी ये पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, लाइक आई विल गिव देम टू यू, आप उनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। राइट, आप खुद ट्राई कर लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप लाइक खुद खुद से कुछ प्रैक्टिस करके आप अपने आंसर्स जो हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल चेक देम, अगर आप चाहते हैं तो मैं उनको चेक करके आपको बता दूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये जो है अब क्वेश्चन 4 है, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन 6 है ये वाला आपको खुद को करना है। तो इसमें मैं इसको ठीक से लगा देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस भी क्लियरली दिख जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन 6, राइट। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, आप इनको देख लें और आप इनको खुद से प्रैक्टिस करें ताकि खुद भी आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इनके आंसर्स वीडियो के एंड में भी लगा सकती हूँ या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी कि इनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, राइट। तो आप इनको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि पहला ये है आपका 8th क्वेश्चन, इसके ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पैरा जंबल्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से करना है और उनके क्या क्या कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। तो बट अगेन आई विल रिमाइंड यू कि पैरा जंबल्स की बहन प्रैक्टिस को नहीं भूलना आपने। अब आप प्रैक्टिस पे लग जाएं और फटाफट इनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो अगर आपको कोई डाउट रह गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो see you in my next video. Hopefully in the next video we will be discussing 100 common errors of grammar. So stay tuned for that. So for that purpose please subscribe to the channel and don't forget to like and share the video. Thank you so much.